एपिसोड 2 6 ईयर्स लेटर। 6 साल बाद ताज पैलेस। एक बड़े से और आलिशान और सुंदर कमरे में एक लड़की जो लगभग 22 साल की होगी वो अपने कमरे में रेडी हो रही थी। आज उसका कॉलेज स्टार्ट होना था, इसलिए उसने टाइट ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक टॉप पहना था। उस पर ब्लैक कलर सच में बहुत ज्यादा फब रहा था। उसने अपने बाल खुले छोड़े थे, अभी अभी नहाकर आने की वजह से उसके गीले बालों से पानी की बूंदें गिर रही थी। उसने पहले ड्रायर उठाया पर फिर कुछ सोचकर उसे वापस रखा और एक बड़ी सी सुंदर डिब्बी निकाली। उसमें से उसने एक चुटकी सिंदूर लिया और अपने मांग में लगा लिया और फिर ड्रायर से अपने बाल सुखाते हुए बोली, आज कॉलेज के पहले दिन ही कहीं हम लेट ना हो जाए, जल्दी से रेडी हो जाते हैं। पता नहीं सिमी अभी रेडी है या नहीं। ये कहकर उसने जल्दी से अपने बाल सुखाए। उसने बालों की ऐसी हेयर स्टाइल बनाई कि उसका सिंदूर छिप सके। वो उस ब्लैक आउटफिट में बहुत सुंदर दिख रही थी। उसके गले में काली मोतियों से बनी एक चेन थी और उस चेन में डीएन जैसा लॉकेट था। वो एकदम ऐसे डिजाइन था कि वो दिखता तो लॉकेट था पर वो था एक मंगलसूत्र। निया रेडी होकर कमरे से बाहर आए और सीधे एक कमरे की ओर बढ़ गई। उसने जब डोर हल्के से धक्के के साथ खोला तो सामने उसने जैसे मन में सोचा था बिल्कुल वही नजारा था। कमरे में खिड़कियों पर पड़े पर्दों की वजह से रोशनी थोड़ी कम थी और वहां बड़े से क्वीन साइज बेड पर एक लड़की व्हाइट कलर के बनी नाइट सूट में फैल के सोई हुई थी। उसने एक बड़े से व्हाइट बनी को हक किया हुआ था। वो बनी उसके साइज से डबल था। वो ऐसे सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। निया ने जब उसे ऐसे देखा तो वो तो एकदम हैरान थी। उसने खुद से कहा, ये लड़की रात भर इधर उधर कूदकर कॉलेज जाने की बातें कर रही थी और हमें कितनी बार वार्निंग दी इन्होंने, और अब देखो कैसे फैल के सो रही है महारानी। निया ने ये बड़बड़ाते हुए एक बटन प्रेस किया तो खिड़की के सारे पर्दे खुल गए और सुबह की धूप उस कमरे में आने लगी, जिससे बेड पे सोई लड़की नींद में थोड़ा कसमसाई और ब्लैंकेट को चेहरे तक होकर फिर सो गई। ये देख निया उस लड़की के ऊपर से ब्लैंकेट खींचती हुई बोली, हद है, सिमी उठो यार, देखो सुबह हो गई। उसका ब्लैंकेट खींचते देख वो लड़की अपना ब्लैंकेट उधर से खींचते हुए बोली, न्यू सोने दो ना, हमें बहुत नींद आ रही है, हम थोड़ी देर में उठ जाते हैं। ये कह वो फिर सो गई। सिमी, अभी सोने का वक्त नहीं है, हमें निकलना है, चलो जल्दी, निया ने कहा। बस 5 मिनट। ये कह सिमी फिर करवट बदलकर सो गई। ये सुन निया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे जगाए। तभी उसे कोई बात याद आ गई और उसने जोर से कहा, चलिए जाने दीजिए, हमें इससे क्या, आपको ही आज लेट हो जाएगा और वहां के सारे हैंडसम लड़कों को बाकी की लड़कियां ले जाएंगी। फिर सोती रहना साल भर और फिर हमसे मत कहना कि क्या यार नीयू तुमने हमें जगाया तक नहीं। उसकी पहली बात से ही सिमी निया के पीछे आकर किसी भूत की तरह खड़ी थी। निया उस तरफ देख अपने में ही बोले जा रही थी तो उसे इस बात का पता ही नहीं चला। बस जब अपनी बात कह वो पीछे मुड़ी तो डर के मारे उसकी चीख निकल गई। आह, आप पागल है, ऐसे कौन करता है। निया ने अपने चेस्ट पर हाथ रख लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा, मैं करती हूँ, वैसे भी मैं रेडी हो रही हूँ। उसके बाद एकदम से उछलते हुए बोली, आज तो मेरी लॉटरी लगने वाली है, मैं जिसे चाहूँ उसे अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हूँ। आखिर सृष्टि राजवंश को कौन मना करेगा। आप चाहो तो आपके लिए भी एक बॉयफ्रेंड तो ढूंढ ही लेना चाहिए, क्योंकि मेरे भाइयों तो आपको पता ही है, हमें नहीं लगता वो इस जन्म में कभी किसी से प्यार भी करेंगे। ये कह वो अपना मुंह बनाने लगी। उसकी इस हरकत पर उसे एक धीमी चपत लगाते हुए निया बोली, क्या कहा आपने, और ऐसा सोचना भी मत, अगर आपके भाइयों मुझे ना भी चाहे या फिर कभी छोड़ भी दे तो भी हम कभी बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते। तो आप अपना ये खुरापाती दिमाग हमारे मामले में ना दौड़ाए तो बेहतर है। और अब जब आप नहीं गई तो हम चले जाएंगे आपके बिना, हमें कॉलेज के पहले दिन लेट नहीं होना। उसकी बात सुन सिमी जल्दी से वहां से बाथरूम में भाग गई। सिमी तो रेडी होने चली गई थी पर उसकी बात सुन निया को कुछ बातें याद आने लगी। 6 साल पहले की उस रात की जब उसकी शादी हुई थी। फ्लैशबैक। जब उस रात निया की शादी हुई थी तो सारी रस्में होने के बाद उसे उसके पति के कमरे में ले जाकर छोड़ा गया था। वो कमरा बिल्कुल भी सजाया नहीं गया था जैसे नॉर्मली वेडिंग नाइट पर होता है, बल्कि वो कमरा तो एकदम ऐसा था जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। उस कमरे को ब्लैक एंड व्हाइट कलर में सजाया गया था और पूरा कमरा बड़े बड़े एंटीक चीजों से भरा पड़ा था। वहां एक बड़ा सा किंग साइज बेड था और बेड के ऊपर दीवार पर एक बड़ा सा फोटो लगा था। वो किसी 18 साल के लड़के का था, पर निया ने देखा तो उस फोटो में उस लड़के की बस नीली आंखें देखी जा सकती थी, क्योंकि उसने बाकी का फेस मास्क से कवर कर रखा था और उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। जितना निया उस आंखों को देखती उसे उतना ही डर लग रहा था।
निया ने फिर खुद को संभाला और चेंज करने वॉशरूम में चली गई। उसे उसके कपड़े कबर्ड में ढूंढने पर मिल गए थे। उन्हें लेकर वो वॉशरूम में आ गई और अपने चेहरे पर लगा मेकअप साफ करने लगी और मेकअप साफ कर वो कपड़े चेंज करने ही वाली थी कि वहां पूरा अंधेरा हो गया, जिससे निया बहुत ज्यादा घबरा गई और अपने मोबाइल को खोजने लगी कि तभी उसे डोर पे किसी की आहट सुनाई दी, जिससे वो और भी ज्यादा घबरा गई। उसने डरते हुए अपने कदम डोर की ओर बढ़ाए और डरते हुए पूछा, का कौन है? उसकी आवाज सुन बाहर से एक आवाज आए, कुबरानिसा, आपके लाए मोमबत्ती लेकर आए थे, वो आज शायद इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो शायद बिजली देर से आएगी। ये सुन निया को थोड़ी राहत मिली और उसने डरते हुए डोर खोला तो एक नौकर ने आकर उस कमरे में 4-5 मोमबत्तियां जला दी, जिससे निया को थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। जाते जाते उस नौकर ने को देखते हुए कहा, कुबरानिसा, रात में कुछ चाहिए हो तो हमें आवाज दे दीजिएगा। ये कह वो वहां से चला गया और निया ने डोर बंद कर लिया। निया, तू ना सच में बहुत बैड लक है, खुद के शादी के दिन ही अंधेरा करवा दिया। वैसे अच्छा ही है अब वो यहाँ नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो मुझे दुख नहीं पाएंगे। मैं चुपचाप सो जाती हूँ। ये कह वो बिना चेंज किए बेड पर लेट गई, क्योंकि बाथरूम में जाने से उसे डर लग रहा था। कुछ देर में थकान के कारण उसकी आंख लग गई। रात में कुछ गिरने की वजह से निया की नींद खुली तो उसने हड़बड़ाते हुए जोर से चिल्लाकर पूछा, का कौन है? कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा था, सारी मोमबत्तियां बुझ गई थी क्योंकि शायद कोई खिड़की खुली रह गई थी और उससे ही चांद की धीमी रोशनी अनकदर आ रही थी। निया के पूछने पर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वो बस चिल्लाने जा ही रही थी कि किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया, जिससे उसकी आवाज नीचे दब गई, जिससे निया डर के मारे छटपटाने लगी। तभी उसे किसी ने कस के पकड़ा और अब बस निया डर से बेहोश होने ही वाली थी कि उसके कानों में एक मध्यम सी आवाज पड़ी, शांत, हम हैं आपके पति। आखिरी के 2 शब्द उस शख्स ने कुछ रुक कर कहे थे, जैसे सोच रहा था कि वो कहे या नहीं। पर उसकी आवाज सुन निया का डर अब कम हो गया था। पर अंधेरे में निया बस उस आदमी की छुअन अपने शरीर पर महसूस कर सकती थी, क्योंकि उस आदमी ने अब तक उसे वैसे ही पकड़ के रखा था, जिससे निया की धड़कनें तेज हो गई। उधर निया को कोई हरकत ना करते देख उस आदमी ने उससे कहा, हम हाथ हटा रहे हैं, अब चिल्लाना नहीं, ठीक है? उसकी बात सुन निया ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसका इशारा समझ उस आदमी ने धीरे से अपना हाथ हटा लिया और निया को छोड़ दिया। निया गहरी सांसें लेने लगी। उसके शांत होते ही देवांश ने कहा, देखो, हमें इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमने बस परिवार और अपनी माँ की खुशी के लिए तुमसे शादी की है। तुम अब हमारी पत्नी हो। तुम्हें हर वो सुख मिलेगा जो हमारी पत्नी को मिलना चाहिए। तुम बस हमें पाने की कोशिश मत करना, हम तुम्हें किसी बात की कमी नहीं होने देंगे। और अभी हम छोटे हैं, और जब तुम बड़ी हो जाओ और अपने दम पर कुछ बनने के बाद तुम इस रिश्ते को न भी अपनाना चाहो तो एक बार कह देना, तुम उसी वक्त आज़ाद हो जाओगी। पर अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो हमारी हर बात माननी होगी। ये कह उसने निया के गले में कुछ पहना दिया और उससे कहा, जब तक तुम हमारी पत्नी हो तुम यहाँ आराम से रह सकती हो और अपनी पाई पूरी कर सकती हो, और स्कूल में तुम ये मंगलसूत्र पहन के नहीं जा सकती तो ये चेन पहन लेना, ये भी एक मंगलसूत्र ही है, बस लगता नहीं है। ये कह वो और कुछ बोलता उसका मोबाइल बजा तो उसके फ्लैश में निया ने उसका चेहरा देखना चाहा, पर उसे उसकी नीली आंखों के सिवा और कुछ नहीं दिखा। वो आदमी जल्दी से कॉल पिक कर वहां से चला गया। निया अभी हुई बातों को समझ रही थी। उसने खुद से बातें करते हुए कहा, सच में इतनी प्यारी वेडिंग नाइट सिर्फ तुम्हारी ही हो सकती है नीयू, जहां तुम्हारा पति शादी शुरू होने से पहले ही खत्म करने की बात कर रहा है। हम फ्लैशबैक एंड। निया अब भी अपने मंगलसूत्र को पके हुए किसी ख्यालों में गुम थी, तभी किसी ने उसे जोर से झंझोरा, मिसेस निया राजवंश, आप सुन पा रही हैं हमें? इस झटके के लिए निया रेडी नहीं थी तो वो जोर से डर गई और सिमी की ओर देखा और मुंह बनाते हुए आगे चली गई। उसकी इस हरकत पर सिमी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, अब हमने क्या किया? सच में बहुत अजीब लड़की है। रुको तारानकन। ये कहते हुए वो भी उसके पीछे निकल गई। कार में निया विंडो के बाहर देखे जा रही थी। उसने सिमी की ओर देखा तक नहीं था, जिससे सिमी परेशान हो गई थी। उसने निया को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, क्या यार नीयू, अब क्यों तू मुंह फुलाकर बैठी है? उसकी बात निया ने अपनी नाराजी भरी टोन में कहा, हम मुंह फुलाकर बैठे हैं। तुमसे कितनी बार कहा है हमने कि हमें उस नाम से ना पुकारो, पर नहीं, आपको तो सुनना ही नहीं है। उसकी बात पर सिमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने कान पकड़ते हुए वो बोली, ओह सॉरी यार नीयू, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। वो तो तुम सुन नहीं रही थी, मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही थी, तो बस इसलिए। लेकिन ये बताओ तुम उस नाम से इतना क्यों डरती हो?
तुम्हें पता है तुम्हारे पास जो टाइटल है ना उसे पाने के लिए लाखों लड़कियां अपना सब कुछ खोने को भी तैयार है। और तुम्हें देखो तुम तो उसे अहमियत ही नहीं देती। उसकी बात सून मून बनाते हुए बोली। जैसा कि वो टाइटल किसी देश के प्रधानमंत्री का है जो हमें खुद पर प्राउड करना चाहिए। ये कहकर निया ने देखा कॉलेज आ गया था, वहां बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था डायमंड यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट। वो यूनिवर्सिटी दिल्ली की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक थी जहां शहर और देश के बड़े बड़े घरानों के बच्चे बिजनेस की डिग्री लेने आते थे। वो नाम देखकर निया की आंखें चमक गई। कुछ देर में उनकी कार यूनिवर्सिटी के गेट से एंटर हुई और निया एक्साइटमेंट में कार का डोर खोल बाहर आ गई। उसके पीछे सीमी भी उतर गई और निया के पीछे जाते हुए उसने कहा, तुम्हारी जो हैसियत है वो शायद 4-5 देश के प्रधानमंत्री की हैसियत मिलाकर भी ना बन पाए। उसकी बात सुन और समझ निया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि उसने सुना था कि राजवंश खानदान सबसे अमीर और पावरफुल है, पर कभी ये नहीं सोचा था कि इतना होगा कि उनकी बहू की हैसियत के बराबर किसी देश का प्रधानमंत्री भी नहीं है। सीमी की टोन से निया को पता चल गया था कि वो इस बात पर सीरियस है। उसने हैरानी से चलते चलते सीमी को देखा, खर आगे बढ़ी ही थी कि किसी से टकरा गई और बस जब वो गिरने ही वाली थी कि किसी की मजबूत बाहों ने उसे अपने पास खींच लिया। एपिसोड 3 वो आ रहे हैं। गिरने के डर से निया ने अपनी आंखें कस के बंद कर रखी थी। उसके मन में था कि वो अभी गिर जाएगी और उसके शरीर में उसे कुछ दर्द का एहसास होगा। और दूसरी तरफ जिस इंसान ने उसे पकड़ रखा था वो अपनी बाहों में इतनी खूबसूरत और मासूम लड़की को देख चौंक गया था और निया के चेहरे में ही खो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बाहों में कोई परी सिमटी हो। इस वक्त वो उस लड़की के फेस को देख रहा था कि उसे ऐसे लगा जैसे कोई गाना चल रहा हो और आसपास उन दोनों के सिवा और कोई नहीं था। इश्क जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान, इश्क में सब दीवाने हैं, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। देखो प्यारे ये नज़ारे, ये दीवाने ये परवाने हैं इश्क में कैसे गुम। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। वो लड़का अपने में गाने को महसूस कर निया को देख मुस्कुरा रहा था और जब निया को गिरने से कोई दर्द नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें हैरानी से खोली और अपने आप को हवा में खड़े देख उसने उसे पके इंसान की ओर देखा तो वो लड़का, उसकी काली गहरी आंखें निया के चेहरे को एकटक घूर रही थी। वो बस उस लड़के की आंखें देख सकती थी क्योंकि उस लड़के ने अपना चेहरा मास्क से कवर कर रखा था। निया ये देख होश में आए और उस लड़के से दूर खड़ी होती हुई बोली, सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था इसलिए। उसकी हरकत और बातों से वो लड़का और उन दोनों को मुंह खोले बाजू में खड़ी सिमी होश में आए। उस लड़के ने नॉर्मल अंदाज में कहा, इट्स ओके, आगे से ध्यान रखना। ये कह वो वहां से हडब्डी में चला गया। उसके जाने के बाद निया खुद को संभालने लगी। लंदन में एक बड़े से विला के सामने 4-5 गाड़ियां आकर रुकी। तभी उस विला से 3 लोग बाहर आ रहे थे। उसमें से एक आदमी जिसकी आंखें नीली थी, बिल्कुल समंदर की तरह, वो किसी राजा की तरह लग रहा था। उसने आज ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था। उसकी मसल्स सूट पहनने पर भी छुप नहीं पा रही थी। उसकी बॉडी शेप को देखकर ही कोई भी उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकता था। वो काफी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव था, पर उसके पास से जो ऑरा आ रहा था वो सबको उससे दूर रहने पर मजबूर कर रहा था और उसके सामने सभी अपनी आंखें झुकाए रखते थे। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे और चेहरे से वो बहुत एरोगेंट लग रहा था। वो अपनी स्टाइल में चलते हुए आगे बढ़ रहा था। वहीं उसके पीछे दोनों साइड 2 लोग उसकी स्पीड को मैच करते हुए चल रहे थे। वो दोनों भी काफी ज्यादा हैंडसम और डैशिंग थे। उनमें से जो राइट साइड में चल रहा था उसने डार्क ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था और उसके चेहरे पर काफी सारी टेंशन साफ साफ देखी जा सकती थी, जिससे उसकी ब्राउन आंखें थोड़ी सी डल लग रही थी। और लेफ्ट साइड में जो इंसान चल रहा था वो तो ऐसा लग रहा था मानो नींद में चल रहा हो। उसने लाइट ब्लू कलर का सूट पहना था और चलते चलते उसकी आंखें नींद से बंद हो रही थी। वो फिर भी अपने आगे चल रहे इंसान से अपनी स्पीड मैच करने की कोशिश कर रहा था। वो इंसान भी काफी ज्यादा हैंडसम था, पर उसके चेहरे पर इस वक्त शिकायत के भाव थे। कुछ देर में ही वो तीनों एक कार के पास आकर रुके और एक बॉडीगार्ड ने आकर कार का गेट खोला। सामने वाला इंसान कार के अंदर जाने ही वाला था कि उससे आकर कोई टकराया। वो इंसान जानता था ये कौन है, तो इसलिए बिना पीछे मुड़े उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, मिस्टर रिवांश राजवंश, मुझे लगता है तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, तो चलो मैं तुम्हारे आराम की अरेंजमेंट कर देता हूँ। ये आवाज सुन पीछे खड़ा इंसान पूरी तरह से जाग गया, जैसे ये कोई जिंदगी और मौत का सवाल हो। उसने बिना किसी की परवाह किए आगे वाले इंसान के पैरों को पकड़कर कहा, देवांश भाई, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी देवांश भाई,
प्लीज माफ कर दो, मैं अब जाग गया हूँ। मुझे अब नींद नहीं आ रही। मुझे कोई आराम नहीं करना। मैं तो अभी 10 किलोमीटर भाग सकता हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है। देवांश ने कहा। हाँ भाई, प्लीज मुझे मत भेजो, रिवांश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अच्छी बात है। तो आज तुम ऑफिस तक दौड़ के आओगे, बिना किसी की लिफ्ट के, समझे? उसकी बात सुन रिवांश का मुंह हैरानी से खुल गया और उसे पता चला कि उसकी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से आज उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। वो बात सुन उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था, पर वो कुछ बोल पाता उससे पहले देवांश और वो दूसरा इंसान कार में बैठ चुके थे और कार निकल चुकी थी। ये देख रिवांश ने जोर से आवाज लगाई, भाई, पर उसकी बात कोई कहाँ सुनने वाला था। और उधर कार में उस दूसरे इंसान ने, जिसकी आंखें ब्राउन थी, उसने नीली आंखों वाले इंसान से कहा, क्या यार, तू इतनी टेंशन में भी उसे सजा दे सकता है? तुझे पता है अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचा तो हम आगे नहीं बढ़ सकता। उसकी बात सुन अपने लैपटॉप में नजरें गाए इंसान ने ऊपर ना देखते हुए कहा, अगर देर हो गई तो मेरे आदमी उसे लेकर आ जाएंगे। लेकिन अद्वैत ने जल्दी से कहना चाहा, लेकिन अगर तुझे उसकी इतनी चिंता हो रही है तो क्या तुम भी उसके साथ आना चाहते हो? उसकी ये बात सुन उस आदमी के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि उनका ऑफिस वहां से लगभग 10 किलोमीटर था और उनकी मीटिंग 2 घंटे में थी और उससे पहले कोई उससे लेने नहीं आता तो उसे लगभग 2 घंटों तक बिना रुके दौड़ना होता। ये सोच उसे ठंडा पसीना आने लगा और उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसने मन में सोचा, ये अपने सगे भाई तक को नहीं छोड़ता, यहाँ तक अपने सबसे अच्छे दोस्त तक को धमकी दे रहा है। पता नहीं कि इस पागल ने और क्या सोचकर इस भूखे शेर को जगाया है। अब पता नहीं उसका होगा क्या। दूसरी तरफ डायमंड यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। सिमी निया पास आते हुए निया के कंधे पर सर रख खोए हुए बोली, हाय, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे। उसकी बात सुन निया ने आंखें बड़ी बड़ी कर सिमी को दूर झटका और आगे चलने लगी, पर सिमी कहाँ मानने वाली थी। वो भी उसके पीछे जाते हुए बोली, वैसे कैसा लगा किसी की बाहों में जाकर? उसकी आंखें देखकर ही मैं बता सकती थी कि वो तुम्हें देखकर ही तुम पर फ्लैट हो गया था, और तो और वो दिखने में भी कितना हैंडसम था। उसकी बात सुन रुककर निया ने हैरानी से पूछा, वैसे मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगा और तुम ही तो अभी कुछ वक्त पहले मेरी अहमियत समझा रही थी, और अब मुझे मेरी पोस्ट होते हुए राह चलते किसी भी इंसान के साथ ये सब सोचना कुछ अजीब नहीं हो जाएगा? अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें कैसे पता कि वो हैंडसम था? क्योंकि उसने तो मास्क लगा रखा था। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बहुत बुरा दिखता हो इसलिए उसने मास्क लगा रखा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर होगा और लड़कियां उसके पीछे ना पड़े इसलिए मास्क लगा रखा हो। वो अभी ये बोल ही रही थी कि एक लड़कियों का बड़ा सा झुंड दौड़ते हुए उन्हीं की तरफ आ रहा था। वो दोनों हैरानी से उनको देख रही थी। वो लड़कियां किसी को ढूंढ रही थी। सिमी ने उनमें से एक लड़की को रुका कर पूछा, क्या हुआ है? तुम सब ऐसे क्यों भाग रही हो? क्या किसी ने लड़की को छेड़ा है और तुम सब उसे पकड़ रही हो? हमें बताओ, हम भी मदद करेंगे। उस लड़की ने देखा बाकी की लड़कियां जा रही है तो उसने सिमी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अरे नहीं, वो तो केआर आए थे यहाँ, अभी अभी उस तरफ गए हैं। तुम्हें दिखे क्या? हम लोग कब से उनका पीछा कर रहे थे। केआर का नाम सुनते ही दोनों लड़कियां एकदम से एक्साइट हो गई थी, क्योंकि वो दोनों केआर की सबसे बड़ी फैन थी। केआर एक जाना माना सिंगर था और उसकी कॉन्सर्ट के लिए फैन की बहुत बार लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि एक तो उसके कॉन्सर्ट कभी कभी होते थे और उसमें भी बहुत लिमिटेड सीट्स और कॉन्सर्ट की टिकट्स लगभग 2 घंटे में बिक जाया करती थी। केआर की फैन फॉलोइंग हद से ज्यादा थी। लगभग आधा देश उसके गानों का दीवाना था। आजकल के पॉप और हिप हॉप सॉन्ग्स के मुकाबले केआर के सॉन्ग्स काफी शांत और दिल को सुकून पहुंचाने वाले थे, और इसलिए उसके गाने सिर्फ यंगस्टर्स को ही नहीं बल्कि सभी उम्र के लोगों को पसंद आते थे। उसके गानों में जो इमोशंस थे वो लोगों को उसकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट करते थे, और दिखने में भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। इसलिए लड़कियां उसके पीछे इतनी पागल थी कि उसके बस दिखने भर की देर थी और सब उसे घेर लेते। क्या केआर आए हैं? निया और सिमी ने लगभग चीखते हुए कहा। उस लड़की ने फिर उन दोनों को बाय कहते हुए कहा, हाँ आए तो थे पर शायद चले गए, हम उन्हें ढूंढने उनके कंपनी जा रहे हैं। आज खबर मिली है कि वो वहां आएंगे, तुम दोनों चल सकती हो हमारे साथ। ये कह वो उन दोनों का जवाब सुने बिना चली गई। उसकी बात सुन निया और सिमी उदास हो गई, क्योंकि इतना अच्छा मौका था उनके आइडल से मिलने का, पर उन्होंने वो गवा दिया।
पर वो उनके आइडल के लिए अपनी क्लास नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो दोनों मुंह लटकाए क्लास की तरफ बढ़ गई। क्योंकि 2 साल तक निया ने पढ़ाई छोड़ दी थी, इसलिए फिर उसे सिमी के साथ ही कॉलेज जाना पड़ा और इसलिए वो दोनों आज एक ही क्लास में पढ़ती थी और बेस्ट फ्रेंड थी। यूनिवर्सिटी के बाहर एक काली कार का डोर खुला और एक मास्क पहने आदमी उसमें बैठा। उसने कार में जाकर अपना मास्क उतारा तो उसका चेहरा देख अंदर बैठा उसका मैनेजर दंग था। उसने हैरानी से उस आदमी से पूछा, तुम तो यहाँ आने से भी मना कर रहे थे और अब देखो कि इतना मुस्कुरा रहे हो। ऐसी क्या बात हो गई जो इतने खुश हो? उसकी बात सुन वो आदमी अपने ख्यालों से वापस आया और अपनी कोल्ड वॉइस में उसने कहा, कुछ नहीं। उसकी बात सुन सामने बैठे आदमी ने आह भरी और मन में सोचा, ये इंसान इतना ज्यादा कोल्ड रहता है हमेशा और अभी इतना ज्यादा मुस्कुरा रहा था और कहता है कुछ नहीं है, क्या ये मुझे पागल समझता है? वो अभी ये सोच ही रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी, मिस्टर राठौड़, आपका मन में सोचना हो गया हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कर दो और मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। ये कह उसके चेहरे पर फिर से वही स्माइल आ गई। सामने बैठा उसका मैनेजर उसकी बातों से हैरान था। कुछ देर तक वो रिएक्ट ही नहीं कर पाया, फिर कुछ सोचकर उसने कहा, लेकिन क्या यार तुमने ये पहले नहीं किया है? अगर कुछ गलत हुआ तो तुम्हारी इमेज पर असर होगा। तो तुम्हें लगता है मैं ये नहीं कर सकता? ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना कहा है उतना करो। उसकी बात में वार्निंग थी जिसे समझ मैनेजर अपना काम करने लगा और कार वहां से तेजी से निकल गई। ब्लू डायमंड कॉर्पोरेशन, लंदन। 4-5 काली गाड़ियां उस आसमान छूने वाली बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। एक बॉडीगार्ड ने एक काली मर्सिडीज का डोर ओपन किया और उसमें से एक महंगा टॉप ब्रांड का जूता पहना किसी का पैर बाहर आया और उसी के बाद वो इंसान बाहर निकला। उसकी नीली आंखें उस जगह को स्कैन कर रही थी। उसके आते ही सबकी नजर उस पर टिक गई। लड़कियां तो उसे देखकर पागल ही हो गई थी, पर वो उसे ऐसे नहीं देख सकती थी क्योंकि उनके सीईओ को किसी का उन्हें ऐसे देखना पसंद नहीं था। देवांश कार से निकलकर किसी राजा की तरह बिल्डिंग में एंटर हुआ और प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे उसका सबसे अच्छा दोस्त अद्वैत आ रहा था। फीमेल एम्प्लॉयज उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। लिफ्ट में जाकर अद्वैत ने 48 फ्लोर का बटन प्रेस किया। इस बीच उन दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई थी। 48 फ्लोर पे बने सीईओ के ऑफिस में आकर देवांश अपनी चेयर पर जाकर आज का काम देखने लगा। वहीं अद्वैत उसकी सामने वाली चेयर पर आकर बैठा। कुछ देर हुई। इस बीच देवांश अपना काम बहुत सीरियसली कर रहा था। उसने एक बार भी अद्वैत को नहीं देखा था और ना ही कुछ बात ही की थी। अद्वैत से अब रहा नहीं गया तो वो बात करने के लिए एक टॉपिक ढूंढने लगा और उसे एक टॉपिक मिल भी गया और उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वो भाभी अब काफी बड़ी हो गई होगी ना? क्या तुम अब बातें नहीं करते? वो दिखती कैसी है? मुझे भी देखना है उन्हें। जैसे ही देवांश ने भाभी सुना तो उसकी भौं आपस में तन गई और उसने बिना किसी भाव के कहा, मुझे नहीं पता। उसकी बात अद्वैत को कुछ समझ नहीं आई, पर जब समझ आई तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने चेयर से उठते हुए कहा, मतलब तूने अभी तक उन्हें देखा तक नहीं है? क्या तेरी शादी हुई भी है या? खैर मैं भी किससे पूछ रहा हूँ। उसकी बात पर देवांश ने कुछ नहीं कहा और अद्वैत को एक और चौंकाने वाली न्यूज दे दी, हम कल निकल रहे हैं। कुछ देर बाद ताज पैलेस। निया फोन पे किसी से बात कर रही थी और सिमी के आर के बारे में सोच रही थी। तभी निया ने जोर से कहा, क्या? तो सिमी ने उसके पास जाकर पूछा तो निया ने खोए हुए कहा, वो आ रहे हैं। एपिसोड 4 निया इन डेंजर। ताज पैलेस विला में सिमी और निया अभी कॉलेज से वापस आई थी और वो दोनों अभी लिविंग रूम के सोफे पर बैठी थी। तभी निया का मोबाइल बजा। उसने अपना मोबाइल निकालकर देखा तो उसने जल्दी से कॉल पिक कर लिया और खुश होते हुए बोली, कैसी है आप दादिसा? अच्छा, अब याद आ रही है आपको हमारी? ऐसे तो किसी को आती नहीं हमारी याद। कितने दिन हो गए आप हमसे मिलने तक नहीं आई। उधर से नीलम जी ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है दादिसा, आपको तो पता है हम कुछ ज्यादा ही बिजी थे इसलिए नहीं आ पाए, पर इस वीकेंड हम आपसे जरूर मिलने आएंगे। निया ने खुश होते हुए कहा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उधर से नीलम जी ने कहा, क्या क्या मतलब दादिसा? हम कुछ समझे नहीं। निया ने नासमझी में पूछा। उस पर खुशी से मुस्कुराकर नीलम जी ने कहा, मेरी बच्ची, अब आपका इंतजार खत्म हुआ। खुशी की बात है, हमारे पोते और आपके पति वापस आ रहे हैं। ये सुनते ही निया की हालत खराब हो गई। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो बस नीलम जी की बात समझने की कोशिश कर रही थी। उधर से नीलम जी ने 2-3 बार आवाज लगाई पर निया को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। पर फिर निया ने खुद को संभाला और नीलम जी के आवाज देने पर जवाब दिया, जी दादी सा हम सुन रहे हैं। ओह, हमें लगा कुछ परेशानी थी।
आप ये सब छोड़िए, हम आपको लेने के लिए कल सुबह मयंक को भेज देंगे और आपके लिए कपड़े और गहने भी भिजवा रहे हैं। आप पहन के आ जाइएगा। और हाँ, वो कल शाम तक पहुंच जाएंगे तो शाम को महल में पूजा और हवन रखा है। उनकी बात पर निया ने खोए हुए जवाब दे दिया। फिर कुछ देर उनसे बिना मन के बात कर निया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और सोफे पर जाकर बैठी। उसे ऐसे देख अपने फोन में कुछ देख रही सिमी ने निया को ऐसे बैठा देखा तो पूछा, क्या हुआ नीयू, वो आ रहे हैं? निया ने बस इतना कहा पर सिमी को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने निया को देखकर असमंजस में पूछा, वो आ रहे हैं? कौन आ रहा है? उस वो का कोई नाम तो होगा। सिमी ने ये कहकर कुछ ना बोल रही निया के कंधे को पकड़कर हिलाया तो निया एकदम से हड़बड़ा गई और सिमी को देखकर उसने कहा, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, आपके भाई, हमारे पति आ रहे हैं। निया की बात सुन सिमी ने उछलते हुए कहा, क्या बात है, भाइयों आ रहे हैं, ये तो खुशी की बात है। मैं तो बहुत 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 खुश हूँ। ये बोल वो उछल रही थी। उसने निया को देखा तो उसके पास बैठते हुए बोली, नीयू तू खुश नहीं है क्या इस बात से? उसकी बात पर निया ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं सिमी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ, बस थोड़ी घबराहट हो रही है। उसकी बात सुन फिर से मुस्कुराते हुए सिमी उसके कंधे पर हाथ रख टैप करते हुए बोली, डोंट वरी, मेरे भाइयों इतने भी बुरे नहीं है। हाँ बस बड़ी बड़ी नीली आंखें से घूरते हैं। कभी गुस्सा आए तो लोगों के हाथ पैर काट देते हैं और अगर ज्यादा गुस्सा आए तो गर्दन काट देते हैं। निया उसकी बात सुन आंखें फाड़े उसे देखे जा रही थी और हैरानी से बोली, ये तू मुझे दिलासा दे रही है या मुझे डरा रही है? क्या वो सच में इतने खतरनाक है? उसकी बात सुन हंसते हुए सिमी बोली, नहीं नहीं भाइयों, तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। पर डोंट वरी, वो तुम्हें ये सब सजा नहीं देंगे और अब सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। ये कह वो उछलते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद निया के चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गई। वो कुछ सोचते हुए अपने कमरे में आ गई। उसने शॉवर लिया और फ्रेश होकर अपना नाइट सूट पहना और अपने बेड पर आकर लेट गई। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने अपना मोबाइल देखा तो उस पर फ्लैश हो रहे इट को देख निया ने झट से कॉल पिक करते हुए कहा, हेलो कायरा दी, कैसी है अब आप? उसकी आवाज सुन उधर से एक प्यारी सी आवाज आती है, हाँ मेरी एज में तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ तुम कैसी हो? ठीक से चल रहा है ना सब? कायरा की बात सुन निया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान छा गई और वो खुश होते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। पर कायरा दी, हमें ना घबराहट हो रही है? क्यों, क्या हुआ? एज तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? कायरा अपनी धुन में बोले जा रही थी तो उसे निया ने रोकते हुए जोर से कहा, कायरा दी आप शांत रहिए, हम बता रहे हैं। उसकी बात पर कायरा जब शांत हुई तो उसने निया ने कहना स्टॉप किया, दी वो कल आ रहे हैं और हमें पता नहीं चल रहा कि हम क्या करें। उसकी बात सुन थोड़ी देर तक उधर से कोई आवाज नहीं आई। बस उसके कुछ सेकेंड्स बाद उधर से एक जोर की आवाज आई, क्या वो मतलब वो आ रहे हैं? वाह, मतलब निया कल तुम्हारी वेडिंग नाइट होगी। उसकी आवाज पहले तो निया को थोड़ी कर्कश लगी पर फिर जब उसने उसकी वेडिंग नाइट वाली बात सुन निया का डर से गला सूख गया। उसके मुंह से शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। उसने मन में सोचा, हमारी वेडिंग नाइट, क्या वो हमारे साथ? नहीं नहीं निया, ये क्या सोच रही है तू? इतने साल हो गए, वो तो हमें भूल भी चुके होंगे और हम भी तो हमारे मकसद के लिए। उसके मकसद का याद आते ही जो शर्म की लाली उसके चेहरे पर कुछ देर पहले थी वो अब गायब हो चुकी थी। उसने सीरियस आवाज में कॉल पे कहा, नहीं कायरा दी, हम ये सब नहीं कर सकते। आपको तो पता है हमारा कुछ और मकसद है। हम इस शादी वादी के चक्कर में ऐसे नहीं फंस सकते और हमें नहीं लगता वो इतने सालों में हमें याद भी करते होंगे। जैसे हम उन्हें भूल गए, शायद वो भी इस सब को एक बचपन का खेल समझकर भूल जाएंगे। उसकी उदासी भरी बातें सुन उधर से किसी ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। फिर एक आह भरकर कायरा ने कहा, निया मैं जानती हूँ कि इतने सालों में तुमने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं और तुम्हारे इन सैक्रिफाइसेस का इनाम तुम्हें एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। और तुम्हें पता है तुम बहुत बहादुर हो। 5 साल पहले अगर तुम अपनी बहादुरी से मुझे नहीं बचाती तो शायद मैं आज। उद्धरण चिन्ह। ये कह वो चुप हो गई और निया फोन से ही उसकी उदासी समझ गई। निया ने एक चकल के साथ कहा, दी आप इस बारे में भूल जाओ। आप अब सेफ और ठीक तो हो ना, इसलिए इस बारे में अब सोचना बंद कीजिए। निया की बात सुन कायरा ने कहा, नहीं नीयू,
मैं उदास नहीं थी, बस मैं तो ये कह रही थी कि तुम पावरफुल हो, तुम अपने मकसद को जरूर पूरा कर सकोगी, तो ज्यादा मत सोचो और जो तुम्हारी किस्मत में है उसे एक्सेप्ट कर लो, ओके। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर निया ने कहा। हम तो बात बदलते हुए कायरा ने कहा, तुम वो सब छोड़ो, मैं तो इन बातों में तुम्हें गुड न्यूज देना ही भूल गई। गेस व्हाट, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कल वहां आ रही है। वैसे ये सरप्राइज था पर मैंने तुमसे शेयर कर दिया, तो अब कल शाम को उसे लेने एयरपोर्ट पहुंच जाना, ठीक है? और अब सो जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट, ये कह निया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। ब्लू डायमंड कॉर्पोरेशन, 48th फ्लोर, सीईओ का ऑफिस। एक आदमी जो सीईओ की चेयर पर बैठा था लगातार काम किए जा रहा था। वहीं उसी कमरे में सोफे पर दो आदमी बैठे थे। वो दोनों अपने सामने उस इंसान को लगातार काम करते देख रहे थे। उसे देखते हुए थककर अद्वैत ने अपने पास बैठे रिवांश को देखकर कहा, ये इंसान लगातार 8 घंटों से काम कर रहा है, क्या ये सच में इंसान भी है या इतने सालों तक हम किसी हैवान के साथ रह रहे थे? अरे नॉर्मल लोग इसे ऐसे देखेंगे तो कोमा में पहुंच जाएंगे। ये कह वो देवांश को देखने लगा, तभी उसे रिवांश की आवाज सुनाई दी जो अपने मुंह में वेफर्स ठूसकर कह रहा था, वो भाई ना कल भाभी से मिलने वाले हैं, तो शायद इसलिए वो सारा काम। तारांकन, पहले खा लो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और उसने पहले ही मुझ पर एक बम फोड़ा है। हम कल जा रहे हैं, मतलब मुझसे तो किसी ने पूछा तक नहीं और उसने फैसला ले लिया। ये कह उसने रिवांश के वेफर्स के पैकेट से वेफर्स खा लिए। उसकी बात सुन रिवांश ने अपने मुंह का खाना खत्म कर कहा, हाँ, अब मेरी स्वीटी, जूली, समायरा, मायरा, इन सब का क्या होगा? उसने ने अभी लगभग 50 लड़कियों के नाम बिना रुके ले लिए थे। उसकी बात सुन अद्वैत ने उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, क्या तुमने लंदन की कोई लड़की को छोड़ा भी है? ये कह वो वहां से उठकर देवांश की ओर बढ़ गया। अब बस भी कर देवांश, कितना काम करेगा? अगर तुझे काम की वजह से डार्क सर्कल्स हो गए और भाभी ने तुझे पांडा समझ लिया तो मुझे मत कहना। ये कह उसके फालतू जोक पे वो खुद ही हंसने लगा। उसकी बात पर देवांश ने एक जलती हुई नजर उस पर डाली तो अद्वैत ने अपना मुंह बंद कर लिया और फिर सामने वाली चेयर पर बैठ गया और कुछ बोलता उससे पहले केबिन का डोर खुला और एक लड़की अंदर एंटर हुई। उसने काफी हाई ब्रांड के कपड़े पहने थे और काफी ज्यादा मेकअप लगाया हुआ था। उसे देखकर अद्वैत और रिवांश के मुंह बिगड़ गए और देवांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अगले दिन बहुत मना करने पर भी जिद कर निया ने लेक्चर्स अटेंड किए, क्योंकि कॉलेज के दूसरे दिन ही वो छुट्टी नहीं लेना चाहती थी। कॉलेज खत्म कर वो पैलेस रेडी होने चली आई। वो मेकअप आर्टिस्ट का वेट कर रही थी। उसने टाइम देखा तो चौंक गई और लगभग दौड़ते हुए बाहर की ओर चली गई। उसे ऐसे दौड़ते देख सिमी ने उससे पूछा, भाभी आप कहाँ जा रही है? उसके सवाल पर निया ने आगे जाते हुए जवाब दिया, हम अभी आते हैं, तब तक प्लेट संभाल लेना। ये कहते हुए वो गैराज की ओर बढ़ गई। वहां से उसने उसकी फेवरेट बुलेट निकली और उसे लेकर वहां से निकल गई। वो सीधे एयरपोर्ट पर आकर रुकी। वो वहां किसी का वेट करने लगी पर उसे पता नहीं क्यों पर अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसने अपनी बेचैनी को दूर कर खुद को संभाला ही था कि उसे सामने से एक लड़की आती दिखी। उसने ब्लैक मिनी स्कर्ट के साथ व्हाइट टॉप पहना था और उसके ब्राउन बाल खुले हुए थे। वो एक हाथ से अपने बैग को खींच रही थी तो दूसरे हाथ में उसका फोन था। वो शायद किसी को फोन कर रही थी और साथ ही इधर उधर देखे जा रही थी। उसे देख निया एक दीवार के पीछे छिप गई। वो लड़की उसी तरफ आ रही थी। वो लड़की जैसे ही वहां से गुजरने वाली थी, निया दीवार के पीछे से बाहर आए और उस लड़की पर लगभग कूदते हुए जोर से बोली, सरप्राइज। उसके ऐसे करने पर वो लड़की थोड़ी सी घबरा गई और उसकी हल्की सी चीख निकल गई। वो बस उस पर चिल्लाने ही वाली थी कि अपने सामने खड़ी लड़की को देख चौंक गई और फिर जोर से उसके गले लगते हुए बोली, नीयू तू। कुछ देर बाद निया से अलग होकर उसने कहा, अच्छा तो तुझे कायरा दी ने बताया ना कि मैं आ रही हूँ? वेल डन कायरा दी, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मेरा सारा सरप्राइज खराब कर दिया। मैं अभी आपको बताती हूँ। ये कह वो किसी को कॉल करने ही वाली थी कि किसी ने उसका फोन छीन लिया। ये होते ही उसने बच्चों जैसा मुंह बनाकर निया को देखा तो निया ने उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोली, अब बस भी कर सहाना, बाद में डांट लेना उनको। अब चल जल्दी, मुझे घर जाना है, ऑलरेडी काफी लेट हो गया है। ये बोल वो लगभग खींचते हुए उससे लेकर चली गई। सहाना को जो लेने आने वाला था वो आ चुका था। उसने उसका सारा सामान उसे दे दिया और खुद निया के साथ चली गई। निया ने पार्किंग से अपनी बुलेट निकाली और सहाना को लेकर वहां से निकल गई।
निया ने आज ब्लैक जीन्स के साथ व्हाइट टॉप पहना था और टॉप के ऊपर एक लेदर का ब्लैक जैकेट था। मेकअप के नाम पर बस काजल और लिपस्टिक था। उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे और कुछ ही देर में उनकी बुलेट हवा से बातें करने लगी। वो दोनों अब एक सुनसान रास्ते पर आ चुके थे। रास्ते पर कभी कभी इक्का दुक्का गाड़ियां दिख रही थी, पर वो दोनों अपने में ही आगे चली जा रही थी। तभी निया को मिरर में उनके पीछे आती 4-5 बाइक्स दिखी। वो बाइक्स ऐसे आ रही थी जैसे वो निया की बुलेट को घेर लेना चाहती हो। निया आज घर से जल्दी में निकली थी, इसलिए आमतौर पर जो बॉडीगार्ड्स उसके साथ होते थे वो अब नहीं थे। अगर निया साधारण सी लड़की होती तो ये सब कभी समझ नहीं पाती, पर निया को खतरे का पता चल चुका था। उसने अपनी बुलेट की स्पीड बढ़ाई और एक शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। उसकी स्पीड बढ़ते देख पीछे वाली बाइक्स की भी स्पीड बढ़ गई और वो अब धीरे धीरे निया के बुलेट के करीब आने लगे, पर निया की स्पीड से कोई मैच नहीं कर पा रहा था। एक बाइक निया के बुलेट के पास पहुंची और निया को घेरना चाहती थी, पर निया ने जल्दी से अपना हैंडल मोड़ दिया, जिससे वो बाइक राइडर संभल नहीं पाया और वहीं बाइक से गिर गया। उसे गिरता देख पीछे बैठी सहाना बहुत ज्यादा खुश हो गई और जोर जोर से हुटिंग करने लगी। उसे तो इस सब में बहुत मजा आ रहा था। अब पीछे 4 बाइक्स बची थी। अपने साथी की ये हालत देख वो सब अब गुस्से में आ चुके थे। वो निया की बुलेट के पास पहुंच रहे थे, जिससे निया को थोड़ी घबराहट हो रही थी। उसने अपने आसपास देखा। मिरर में से उसने देखा कि पीछे से एक ब्लैक कलर की स्पोर्ट्स कार आ रही थी। निया को कुछ आइडिया आया और उसने अपनी स्पीड थोड़ी धीमी कर बुलेट को दूसरे साइड ले गई। उन बाइक राइडर्स को क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने जैसे ही निया के पास अपनी बाइक ले जानी चाहिए, उनके बीच एक ब्लैक स्पोर्ट्स कार आ गई। अब निया उस कार के साथ अपनी बुलेट ले जा रही थी, जिससे उन बाइक राइडर्स को उस तक पहुंचने में दिक्कत हो रही थी। Don't forget to like, comment, subscribe.